नमस्कार। गत 25 सालों से मैं महाराष्ट्र में जर्नलिज़्म करता हूँ। जर्नलिज़्म पे काम करते हुए, विविध पोस्ट पे काम करते हुए मैं गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, उसके बाद में उड़ीसा, ये सब जगह नक्सल के बारे में मैंने स्टडी की, कुछ किताबें लिखी। उसके बाद नक्सल के बारे में जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई या उसके ऊपर अध्ययन किया, नक्सल के बारे में जितने भी महाराष्ट्र में इंसिडेंट्स हुए, वो चाहे जंगल में हो या शहरी इलाके में हो, उसके बारे में मैंने अध्ययन किया, रिपोर्ट लिखी। तो आज का मेरा विषय भी वही है, अर्बन नक्सल। ये मुद्दे पे मैं आपसे संवाद प्रस्थापित कर रहा हूँ। पिछले कुछ 6 सालों से शहरी नक्सलवाद, ये जो शब्द है ये अपने देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ है। लेकिन ये शब्द प्रचलित करने के पीछे एक बड़ी राजकीय मंशा है, और वो मंशा को समझने के पहले अपने को बेसिकली नक्सलवाद क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, या मैं भी बताऊंगा आपको। बेसिकली ये मूवमेंट जब इंडिया में शुरू हुई थी, तब से लेकर ये मूवमेंट जंगलों में और शहरों में समान तरीके से काम कर रही थी। यानी आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे, 1967 में नक्सलबारी में जो हुआ, उसके बाद इमरजेंसी के बाद ये मूवमेंट फिर से और स्टार्ट हो गई आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। तो इसमें जितने भी सभी लोग थे वो सभी शहरी थे, स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे, और यही लोग जंगल में गए और इन्होंने ही ये मूवमेंट चालू की। कलकत्ता में जो भी यूनिवर्सिटी में जो भी आंदोलन हुए, उसमें भी सब यही लोग थे जिनको जहाल कम्युनिस्ट करके बोला जाता था। बाद में इनका नाम नक्सलबारी के आंदोलन की वजह से नक्सलवाद ऐसा हुआ। लेकिन इसमें ये लोग लड़े ग्रामीणों के लिए, जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए, लेकिन ये लड़ने वाले सभी लोग शहरी थे। ये सभी पढ़े लिखे इंसान थे, पढ़े लिखे लोग थे, उच्च विद्या विभूषित थे। तो ये लोगों ने जंगल के लिए, जंगल में जाके आदिवासियों के लिए काम किया। इसलिए ये पूरे मूवमेंट को रूरल की मूवमेंट या जंगलों की संगठना ऐसा कहना यही गलत था। और शुरू से पूरे इंडिया में अपनी जितनी भी राजकीय व्यवस्था है, उन्होंने इसको जंगल की मूवमेंट ऐसा कह के इनका जो यानी शहर के तरफ का जो झुकाव था, या शहर के तरफ के इनके जो संबंध थे, उसको कभी उजागर किया ही नहीं। इसलिए ये मूवमेंट जंगल की मूवमेंट ऐसे नाम से जानी गई। बेसिकली ये जब मूवमेंट शुरू हुई तब से लेके आज तक ये मूवमेंट जितनी जंगल में थी उतनी ही शहरों में थी। ये मूवमेंट का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि ये मूवमेंट जब जंगल में काम करती है तो उतने ही लोग शहर में काम करते हैं, लेकिन जो लोग शहर में काम करते हैं वो अपने को दिखते नहीं। इनका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे गढ़चिरौली में ये मूवमेंट है, तो गढ़चिरौली में ये मूवमेंट जब से स्टार्ट हुई तब से ये मूवमेंट के लोग चंद्रपुर में थे। लेकिन गढ़चिरौली में अपने को अगर हिंसा करना है, बंदूक के नोक पे किसी को धमकाना है, बंदूक के नोक पे हिंसा करना है, तो अपन ने अगर चंद्रपुर में भी वही काम चालू किया तो अपन अपना रेस जोन कहीं भी बना नहीं सकते। ये उनकी मूवमेंट की स्ट्रैटेजी है। इसलिए जहाँ पे हिंसा करना है, जो अपना उनका प्रोटेक्टिव या उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, वो प्रभाव क्षेत्र के बाहर का जो भी शहरी इलाका है वहाँ पे कुछ नहीं करना, ये उनकी पहले से स्ट्रैटेजी थी। इसलिए चंद्रपुर में आना, पिस्तौल लेना, बारूद लेना, ये सब चीज़ें पहले से होती रही जब से गढ़चिरौली मूवमेंट है। लेकिन चंद्रपुर में कुछ नहीं करना है अपने को, क्योंकि चंद्रपुर में अपन ने कुछ किया तो दोनों जगह की पुलिस अपने पीछे पड़ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन पीछे पड़ जाएगा, पॉलिटिकल लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये किया गया। तो ये चंद्रपुर या गढ़चिरौली का मैंने एक उदाहरण दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मूवमेंट पहले से ही जितनी जंगल में थी उतनी ही शहर में थी। इसमें ये मूवमेंट को चलाने वाले जो भी लोग थे, ब्रेन बिहाइंड थे, वो सभी
शहरी थे, पढ़े लिखे थे, उनको मालूम था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मूवमेंट आज तक ट्राइबल के नाम से जानी जाती है कि ट्राइबल के लोगों ने ये मूवमेंट खड़ी की वगैरह वगैरह, ये सब भी झूठ है। ट्राइबल के लोग इनके पीछे गए, इनके साथ गए, क्योंकि उनको लगा कि ये अपने को न्याय दे सकते। लेकिन ये मूवमेंट को खड़ा किया, उन्होंने खड़ा किया जिनकी पॉलिटिकल समझ ज़्यादा है, जिनको पूरा अपने देश के बारे में नॉलेज है। अपन ने कहा ये मूवमेंट खड़ी करना, कहाँ से कहाँ जाना, क्या करना, ये सब जिनको मालूम है उन्होंने ये किया। इसलिए उन्होंने बड़े तरीके से ये मूवमेंट के लिए अपना सेंट्रल इंडिया का जो भी फॉरेस्ट है वो चुना। और तब से ये मूवमेंट जितनी जंगल में थी उतनी ही अर्बन इलाके में, शहरी इलाके में काम कर रही थी। क्योंकि जंगल में अगर कोई भी 100 भी आदमी भेज दिए किसी ने भी, वो पुलिस के रहे या नक्सल के रहे, तो वो 100 आदमी, उनका दाना पानी, राशन, उनको हथियार, ये सब चीज़ें बाहर के लोगों के सपोर्ट की सिवा हो नहीं सकती कभी भी। सिर्फ हम जंगल में ही रहेंगे। वो रॉबिन हुड ही था जो रहता था, या फिर वीरप्पन था, उसके भी बाहर बहुत सपोर्टर थे। लेकिन ऐसे पुराने ज़माने का जो नाम लिया गया तो वो रॉबिन हुड था कि भाई मुझे शहर से कोई लेन देन नहीं, मैं मेरे आदिवासी और उनके साथ ही मैं रहूँगा और उनके साथ ही काम करूँगा। इनका वैसा नहीं था। क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो बहुत बड़ा स्ट्रांग पहले भी था, आज भी है। इसलिए इनको मालूम था कि अपने को बाहर से सपोर्ट मिलना चाहिए। इसलिए जब भी मैं उदाहरण जो दे रहा था कि भाई 100 लोग भी अगर अंदर रहे, उनको बाहर से सपोर्ट चाहिए ही, और वो सपोर्ट इनको बाहर से पहले से शुरू से मिलता रहा है। फिर इनके बाहर के काम करने वाले कौन लोग थे, वो पहले इतने फ्रंट पे क्यों नहीं आए, ये जो बात है, ये बात नक्सल मूवमेंट के फैलाव के दृष्टिकोण को जुड़ी है। ये मूवमेंट जब शुरू हुई तब बहुत ही छोटी जगह से शुरू हुई। बाद में ये सेंट्रल इंडिया का जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, जिसको अपन दंडकारण्य बोलते, ये एरिया में धीरे धीरे फैल गई और उनका एक डोमिनेंट जोन तैयार हो गया। उनका एक बिल्कुल एरिया, प्रभाव क्षेत्र उनका एक तैयार हो गया। ये प्रभाव क्षेत्र में अपने को कोई पराजित नहीं कर सकता, ये विश्वास जिस दिन उनको आया। और ये विश्वास किस दिन आया उनको ये विश्वास उनको 2004 के मर्जर के बाद आया। तब तक ये बहुत बिखरे हुए थे। 2004 के मर्जर के बाद इनको विश्वास आया कि अपने को अब अपने प्रभाव क्षेत्र में कोई पराजित नहीं कर सकता। भले ही झड़पें होंगी, एनकाउंटर होंगे, अपने लोग मारे जाएंगे, पुलिस के लोग मारे जाएंगे, लेकिन अपना जो जड़ है वो यहाँ से कोई उखाड़ नहीं सकता। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सरकारें नहीं उखाड़ सकती। ये जिस दिन इनके ध्यान में आया कि अपनी जड़ें अब मजबूत हो गई है, उस दिन इन्होंने सोचा कि अब अपने को अपना जो बाहर का नेटवर्क है उसको ज़रा और बढ़ावा देना चाहिए, और वो नेटवर्क को अपने को और थोड़ा सा उसको स्प्रेड अप करना चाहिए और उसको फ्रंट पे लाना चाहिए। भले ही लोग बोलेंगे कि ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यही शब्द 1992 में सबसे पहले प्रचलित हुआ। तब भी अर्बन नक्सली शब्द नहीं था, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। और यही शब्द तब से 2014 तक जितनी भी कांग्रेस के सरकारें थी, उन्होंने संसद में जवाब देते हुए या किसी भाषण में यही शब्द यूज़ किया कि नक्सल के फ्रंटल ऑर्गेनाइज़र, ऐसा ही शब्द यूज़ किया। और ये तब से लेके आज तक, यानी 92 से लेके 2014 तक ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही काम करते थे। अब ये जो अर्बन नक्सल, ये शब्द जो बीजेपी के लोगों ने प्रस्तुत किया और उसका प्रोपोगंडा किया, इसके पीछे राजकारण है। ये शब्द गलत है क्या? ये शब्द गलत नहीं है, लेकिन ये शब्द गलत हेतु से सामने लाया गया। ये बात समझनी चाहिए। और ये गलत हेतु क्लियर कट है। अगर कार्रवाई का अगर सोचा जाए तो कार्रवाई के लेवल पे सबसे ज़्यादा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अर्बन में नक्सल की जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पे सबसे ज़्यादा कार्रवाई कांग्रेस के सरकार में हुई, बीजेपी के सरकार में नहीं हुई। सबसे ज़्यादा, यानी साईं बाबा को पकड़ना है, उसके बाद में उनके जितने भी बड़े बड़े लोग, कोबाड़ गांधी को पकड़ना है, किसी को भी पकड़ना है, ये सब बड़े लोग पकड़े गए कांग्रेस के कार्यकाल में। तब भी उन्होंने इनको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सिवा और दूसरा कोई नाम नहीं दिया।
कांग्रेस के लोगों ने, क्योंकि उनको मालूम था कि ये मूवमेंट जितनी जंगल में उतनी बाहर है, बाहर के लोग छपड़े, बाहर के लोग पकड़ो, अंदर के लोग मारेंगे, छपड़े, अंदर के लोगों को मारो। ऐसा ही उनकी स्ट्रैटेजी थी और वो स्ट्रैटेजी सही थी। इसका पॉलिटिजाइजेशन, इसका राजनीतिकरण कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने नक्सल से फ़ायदा उठाया, भले ही उठाया, कुछ लोगों ने उठाया, इलेक्शन में उठाया, ये किया वो किया, ये सब हुआ, लेकिन इसका जितना इसमें से अपने को बहुत ज़्यादा इसका ये मुद्दे का राजनीतिकरण करके अपना फ़ायदा बहुत हो सकता, ये कांग्रेस ने उतने ब्रॉड माइंड में नहीं सोचा जितना बीजेपी ने सोचा। और बीजेपी ने जानबूझ के ये शब्द प्रचलित किया। अच्छा, ये शब्द प्रचलित करने के बाद हुआ क्या? तो भीमा कोरेगांव। तो भीमा कोरेगांव में जो भी हुआ वो कुछ हद तक गलत है, कुछ हद तक सही है। ये सब लोगों के नक्सल से संबंध है क्या? है। ये सब लोगों का भीमा कोरेगांव की हिंसा में इन्वॉल्वमेंट है कि नक्सल के और हिंसा में इन्वॉल्वमेंट है, ये तपास का विषय है। ये तपास का विषय आगे आएगा, कोर्ट में जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये कार्रवाई करके अपन देश के जितने भी वामपंथी है, जितने भी दावे लोग हैं, जितने भी वामपंथी है और वामपंथियों को सपोर्ट करने वाले जितने भी मध्यम मार्गी है, कांग्रेस वाले हैं, उनको अपन लपेटे में ले सकते, ऐसा बीजेपी को लगा और इसलिए इसका राजनीतिकरण बीजेपी ने शुरू किया। ये राजनीतिकरण करना योग्य है कि अयोग्य है, ये मुद्दा और आ सकता है। बहुत सारे लोग जो बीजेपी के सपोर्टर है वो बोल सकते कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन मुझे ये लगता है इसका अभ्यासक होने के नाते कि ये गलत है। ऐसे मुद्दों का जहाँ पे हिंसा का डायरेक्ट संबंध है, जो हिंसा पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, ऐसी संगठनाओं का या ऐसी संगठना की कार्य पद्धति समझ के उसको निस्तनाबूद करना, उसको समाप्त करना और अपना प्रजासत्ताक या अपनी लोकशाही स्थापित करना, यही हर सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, न कि उसके राजनीतिकरण करने का। जहाँ पे राजनीतिकरण करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। इससे इश्यूज ख़त्म नहीं होगा, इससे नक्सलवाद बढ़ेगा। अब मैं और एक छोटा सा मुद्दा बताता हूँ। जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बहुत सालों से थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश में भी नक्सलवाद था, छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद था, तब बीजेपी ने अर्बन नक्सल ये शब्द प्रयोग क्यों नहीं यूज़ किया? ये प्रश्न का उत्तर कोई भी बीजेपी वाला नहीं देता। जबकि रमन सिंह सरकार नक्सलियों से लड़ रही थी, उनके साथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा था, महेंद्र कर्मा जैसा एक बहुत बड़ा आदमी था जो उनके साथ कंधे में कंधा मिला के लड़ रहा था नक्सल से। तब उन्होंने ये शब्द प्रयोग यूज़ क्यों नहीं किया? जानबूझ के यूज़ नहीं किया। जब अपनी सत्ता आएंगी और अपने को किसी को दबाना है, किसी को कुदेरना है, किसी को यानी किसी को दबाना है, तभी अपन ये शब्द का यूज़ करेंगे। ये करके इन्होंने इस शब्द को बाजू में रखा। और तब जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने डॉक्टर विनायक सेन को पकड़ा। विनायक सेन कौन था? आज की इनकी अगर भाषा देखी जाए तो वो भी अर्बन नक्सल होता है। तो वो अर्बन नक्सल, और उस समय जब विनायक सेन को पकड़ा, विनायक सेन को पकड़ने के बाद, उसको सज़ा होने के बाद, उसको जेल से छूटने के बाद कांग्रेस ने प्लानिंग कमीशन पे उसको लिया, यानी ये पॉलिटिक्स किया कांग्रेस ने 100%। तब भी बीजेपी ने अर्बन नक्सल ये शब्द प्रयोग यूज़ नहीं किया कि अर्बन नक्सल को कांग्रेस सपोर्ट करती, या तब बीजेपी इस मुद्दे पे ही चुप रही। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है 2014 के इलेक्शन में मई महीने में मोदी जी की एक सभा चंद्रपुर में हुई थी। तो उन्होंने चंद्रपुर आने के बाद पूछा था कि मुझे नक्सलिज्म के ऊपर कुछ तो भी बोलना चाहिए, ये पूरा एरिया है तो कुछ बताइए। तो यहाँ के स्टेट के लोगों ने बहुत सारे इधर उधर दौड़ धूप करके कुछ मुद्दे लिए थे। अब किससे लिए थे मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन लिए थे और उनको दिए थे। तो उन्होंने तब बोला था कि भाई बंदूक से कोई हल नहीं निकलता, हल से हल निकलता है, यानी नांगर चलाने से फ़ायदा होता है लोगों को, वगैरह वगैरह, ऐसा बोला था। यानी वो भाषण आज भी मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पास तब भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी।
नक्सल को कैसे इनकाउंटर किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। और बाद में सरकार बनने के बाद भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, और आज भी कोई स्ट्रैटेजी नक्सल के बारे में नहीं है जितनी कांग्रेस के पास थी, जितनी पर्टिकुलरली चिदम्बरम के ज़माने में थी। तब जो स्ट्रैटेजी थी वैसी स्ट्रैटेजी बीजेपी के पास आज भी नहीं है। और जब कोई सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहती तब वो ऐसे अर्बन नक्सल जैसे शब्द प्रयोग करके उसका राजकारण करने की कोशिश करता है, और वही हो रहा है। इससे नक्सल को 100% बल मिलेगा। अब ये जो पूरी मूवमेंट है, ये मूवमेंट पूरी जंगल की जितनी भी मूवमेंट है आज जो 6-7 राज्यों में फैली है, ये पूरी मूवमेंट अर्बन उनके जो अर्बन साथीदार है या उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही चल रही है। वही काम करेंगे ना। कौन बताएगा उनको कि फिलीपींस में क्या हो रहा है, कौन बताएगा उनको कि अमेरिका में क्या हो रहा है, कौन बताएगा उनको। वहाँ तो जंगल में इतना नेट और इतनी सुविधा नहीं है। तो वो स्ट्रैटेजी फिक्स करना, कौन देश में इशू क्या है, कौन सा मुद्दा कहाँ है, क्या है, ये सब कौन फिक्स करता है? वो जंगल में अबुझमाड़ में बैठा हुआ आदमी फिक्स नहीं करता। ये सब बाहर के लोग पहले से फिक्स करते आ रहे थे, आज भी वही फिक्स करते आ रहे हैं। और इनका ये तो खुद ही ऐसा बोलते हैं नक्सल की हमारे तीन हथियार हैं। एक हमारी गुरिल्ला सेना, दूसरी हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा और ये 2 हथियार के बारे में वो बोलते हैं कि भाई ये हमारे 2-3 हथियार है। और जन संघर्ष, या ऐसा बोलते हैं। तो जितना काम बंदूक हाथ में लिए वाला आदमी जंगल में करता है, उतना ही काम बंदूक हाथ में नहीं लेने वाला उनका आदमी शहर में करता है। वो दोनों कामों का अगर उनकी भाषा में अगर उसको तोला जाए तो वो समान है। यानी अगर ये कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन रहती थी और ये दोनों के सीआर लिखने की बात आती थी तो दोनों के सीआर सरीके लिखे जाते थे। यानी इतने सीधे सरल शब्दों में मैं बता सकता हूँ। वो उतना ही ये फ़र्क ही आप मत समझिए, ये फ़र्क, इसको अलग मत समझिए। जिसके हाथ में बंदूक है उसका काम भारी और जिसके हाथ में बंदूक नहीं उसका काम कम भारी, ऐसा नहीं है, उतना ही काम है। और इन्होंने ये शहरी इलाकों में बहुत सारा काम किया है। वहाँ उनको बंदूक हाथ में लेनी ही नहीं है, उनको लोगों को हाथ में बंदूक लेने के लिए उद्युक्त करना है। ये काम उन्होंने बहुत किया। यानी उसका मैं बहुत बड़ा साक्षीदार हूँ कि देशभक्ति युवा मंच जो 2006 में अरुण भेलके ने चंद्रपुर में शुरू किया, पूरा जो स्टूडेंट का मूवमेंट है उसने अपने हाथ में लिया। बहुत सारे लड़कों को उसने काम पे लगाया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि अपन नक्सल के लिए काम कर रहे हैं। और ये उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनकी जो अर्बन शहरी काम के बारे में नाम की उनकी एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध किताब है, और वो किताब के हिसाब से ही वो चलते हैं और वो हिसाब से उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी की। यानी उसमें इतने लड़कों को उन्होंने वहाँ पे सम्मिलित किया, इतने लड़कों को काम पे लगाया और सरकार के खिलाफ असंतोष क्रिएट करना, उद्रेक खड़ा करना, यही उनका काम था। और उन्होंने ये बहुत पद्धतशीर तरीके से किया। बाद में क्या हुआ? बाद में यही हुआ कि उनके स्ट्रैटेजी के हिसाब से समझो 100 लोग, 200 लोग, 200, 300, 400 लड़के आए हैं, तो उसमें से फिल्टर होते 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 जो उनके हार्डकोर बचे थे वो 10-12 लोग बाद में पकड़े गए और उनके घर में AK-47 ऐसे बहुत सारे शस्त्र मिले। और बाद में ये सब लड़के अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद जमानत पे छूटे, जमानत पे छूटने के बाद सीधे जंगल में चले गए और हार्डकोर नक्सलवादी हो गए। यानी कहीं से भी काम करके आपको एक ही जगह जाना है जो हार्डकोर नक्सल करते हैं। तो यही काम देशभक्ति युवा मंच ने किया और इनकी पूरी स्ट्रैटेजी, यानी मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी कड़वे लोग होते हैं, हार्डकोर होते हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनकी काम करने का तरीका सरीका रहता है। यानी मैं वामपंथी या राइट या लेफ्ट ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये सभी का काम करने का तरीका। और ये जो लेफ्ट लोगों का, ये जो
लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट है, इनका काम करने का तरीका भी सेम है। यानी जहाँ जाने का वहाँ पे संगठन तैयार करने का, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करने का। वो संगठन पे कार्रवाई हो गई तो वो संगठन ख़त्म करने का, दूसरी जगह जाने का, दूसरे नाम से संगठन रजिस्टर करने का। यानी देशभक्ति युवा मंच का जो अरुण भेलके है वो अभी भी जेल में है। उसने आज तक 6-7 संगठन फॉर्म की, और आज भी वो जेल में उसका इंटरव्यू लेने जाओ या उसको कोई पुलिस इंट्रोगेट करती है तो वो क्लियर कट बोलता है कि मैं यहाँ से छूटने के बाद और वही काम करने वाला हूँ। इतना हार्डकोर है वो। तो ऐसे हार्डकोर लोग इन्होंने तैयार किए। वो तो कभी जंगल गया नहीं, गया भी होगा कोई काम से या उनको मिलने के लिए, लेकिन उसने बंदूक हाथ में नहीं पकड़ी। लेकिन उसने बंदूक हाथ में न पकड़ते हुए भी एक पूरी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद की, जो स्टूडेंट लोगों की पीढ़ी थी। और ये जो डेडिकेशन है, ये डेडिकेशन हार्डकोर जो बंदूक वाला नक्सल है उससे भी ज़्यादा घातक है। ये डेंजर है, ये बहुत, ये जो डेडिकेशन है ये। तो ये उन्होंने रजिस्टर नहीं करना, जो लड़के इनके खास रहते, जो इनके लिए काम करते हैं, वो बार बार फेल होने के बाद कॉलेज बदलते रहते हैं, नए नए कॉलेज में जाते रहते हैं और एडमिशन लेते रहते हैं और नए नए लड़कों को अपने साथ सम्मिलित करते रहते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है लड़कों को सम्मिलित करने का या अपने साथ लेने का, क्योंकि जो लड़कों का जो मनोवृत्ति रहती है वो सिस्टम के खिलाफ रहती है, क्योंकि वो उसका एज ही वैसा रहता है। वो सिस्टम के बारे में अच्छा नहीं बोलता, उसको सब बुरा लगता है सिस्टम के बारे में। सिस्टम अच्छा नहीं कर रहा, अपने लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा उसको लगता है। और ये उन्होंने बिल्कुल जानबूझ के ऐसे लोगों को पकड़ा और बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। उनके दुर्दैव से वो संगठन टूट गया, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग वैसे काम कर रहे हैं। भीमा कोरेगांव इसका सही सीधा साधा जागता उदाहरण है। भीमा, अब मुझे बताइए, आम्बेडकर और फुले के साथ माओ की तस्वीर कैसे लग सकती है? कैसे लग सकती है? यानी माओ के विचार, आम्बेडकर के विचार और फुले के विचार, इसमें फुले और आम्बेडकर के विचार अपने देश के परिप्रेक्ष्य में रखे गए थे। माओ के विचार अपने देश का और उसका कोई संबंध नहीं था। वो भले ही गरीबी की बात करे, लेकिन इन्होंने दोनों ने तो पढ़ाई की बात की थी। तो ये तीनों के फोटो लगा के भीमा कोरेगांव में उन्होंने जो भी कुछ किया वो जानबूझ के किया। और ये जैसे अपन जंगलों में अगर अपन ने आदिवासियों को साथ में लिए, तो अपन शहरों में किसको साथ ले सकते? ये नक्सल ने सोचा, इसके ऊपर उनका रिसर्च हुआ, उनकी थिंकिंग हुई, और उनको लगा कि यहाँ का जो दलित पीड़ित शोषित समाज है, जो पॉलिटिकली उनके सामने कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसे समाज को, यानी उनका पॉलिटिकल सिस्टम से विश्वास उड़ गया है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम से, वहाँ जो सिस्टम में काम कर रहे जो लीडर्स है उन पे उनका विश्वास नहीं रहा है। तो ऐसा विश्वास न रहने वाला जो एक वर्ग है उनको अपन साथ में ले सकते हैं, और वो वर्ग उनके साथ धीरे धीरे जाता रहा। ये बात यानी सही नहीं, यानी उतनी बड़ी संख्या में ये लोग नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गए, क्योंकि और इसमें नक्सल को भीमा कोरेगांव और कुछ घटना, और देशभक्ति युवा मंच है, कबीर कला मंच है, ये घटनाओं के बाद उनको थोड़ा सा एक अच्छा माहौल मिला। लेकिन उनके पीछे बहुत सारे लोग और क्यों नहीं गए, ये दलित पीड़ित शोषित समाज के? इसका कारण डॉक्टर आम्बेडकर है। डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में नक्सल को आज तक कोई भी स्पष्ट भूमिका वो नहीं ले सके, उनको वो ले ही नहीं सके। उनको कैसा क्रॉस करना, उनकी जो संवैधानिक भूमिका है, उन्होंने जो घटना बनाते वक्त जो बोला था, उसको ये क्रॉस नहीं कर सके। उनके कुछ शब्दों का उन्होंने जो भी गुस्से में कई कहे होंगे, वो शब्दों का आधार लेके उन्होंने, नक्सल ने बहुत सारा प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज का 90% जो तरुण वर्ग है वो उनके पीछे नहीं गया, लेकिन कुछ लोग गए। तो ये लोग जो गए, जो लोग गए उनमें से ही बहुत सारे लोगों को लगा कि ये रास्ता अच्छा नहीं है, और वो लोग वापस भी आए। यानी कबीर कला मंच इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कबीर कला मंच के लोग वो मंच के माध्यम से नक्सल से जुड़े, गोंदिया में गए, छत्तीसगढ़ में गए, ट्रेनिंग किए, आज भी उनके कुछ लड़के अंदर है। लेकिन वो जब वहाँ से छूट के आए और बाद में उनको यहाँ सब झेलना पड़ा, पुलिस के एट्रोसिटी झेलना पड़ा, या पुलिस का
कानूनी लड़ाई झेलना पड़ा, तब उनके ध्यान में आया और बहुत सारे लोग वो छोड़ के हम हमारा कोई संबंध नहीं, ऐसा भी बोलने वाले आज बहुत सारे लड़के हैं। भले ही विचार हो सकते हैं सिस्टम के खिलाफ, लड़ने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बंदूक ये तरीका सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हो ही नहीं सकता। तो ये लोगों के ध्यान में बाद में आया और ये नक्सल ऐसा सब असफल, ऐसे अनेक प्रयास असफल होने के बाद भी नक्सल ये चीज़ें चालू रखती है। यानी फिर वो बराबर भीमा कोरेगांव ढूंढेंगे। ये भीमा कोरेगांव किसी को मालूम नहीं था। हर साल कुछ लोग वहाँ जाते थे और वापस आते थे, किसी को मालूम नहीं था। आज पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को मालूम हो गया है। तो ये जो ताकत है ऐसा माहौल खड़ा करने की, ये नक्सल में है। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे मुद्दे, और वो ये मुद्दों से ऐसा करके अपने पीछे कितने लोग आ सकते हैं ये वो हर दम देखते रहते। जैसे भीमा कबीर कला मंच के प्रकरण में नक्सल ने कुछ लोगों को अपने साथ लिया, उनके साथ उनको पकड़ के गोल्डन कॉरिडोर करके, जो पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, ठाणे, ये जो कॉरिडोर था उनका, वहाँ पे काम किए। वो काम करते 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 जो लोग उनके साथ आए उनको हार्डकोर में उन्होंने शामिल, अपने और हार्डकोर टीम में शामिल किया, ये किया वो किया। बाद में जब इनके अरेस्ट होने की बात आई तो इसका भी एक माहौल कैसा बनाना है ये नक्सल से सीखना चाहिए। उन्होंने इतना बढ़िया माहौल बनाया, इनको कोई ये लड़कों को अरेस्ट नहीं कर रहा था। एक दिन वो आर पाटिल होम मिनिस्टर थे, उनके मंत्रालय में गए, बहुत धिंगाना किया, हमको अरेस्ट करो, ऐसा करके 2-4 लड़के अरेस्ट हो गए। यानी पूरे देश में माहौल ऐसा फैल गया कि सरकार स्टूडेंट के खिलाफ देखो कैसा अन्याय कर रही है, उनके खिलाफ काम कर रही है। बाद में उनके कुछ लोग 2 महीने के बाद विधानसभा का अधिवेशन चालू था, अधिवेशन के गेट के सामने चले गए, वहाँ पे माहौल किया कि हमको अरेस्ट करो। फिर वहाँ उनको अरेस्ट किया गया। तो ये चीज़ों की जितनी ज़्यादा चर्चा हुई उतनी ज़्यादा ऐसी चर्चा होना नक्सल के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, और इससे उनको बल मिलता है, इससे उनको रिक्रूटमेंट मिलती है। तो ये चीज़ें वो हरदम करते रहते हैं। और वो जो भी उनका सिंपैथाइज़र है, जो भी उनका सपोर्टर है, उसको वो ऐसे तरीके से मोल्ड करते हैं। यानी अपने तरफ तो वो उनके लिए तो वो हार्डकोर रहता है, लेकिन समाज में उसकी इमेज ऐसी रहती है कि वो बहुत बड़ा थिंकर है, बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा कवि है, बहुत बड़ा विद्रोही कार्यकर्ता है। तो लोगों के दिल में एक सस्पिशंस पैदा हो जाता है पुलिस के कार्रवाई के बारे में। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा कवि है, इसको कैसे पकड़ा। लेकिन उसके अंदर के जो कारनामे हैं वो मालूम नहीं रहते हैं। यानी जैसे जो वरवरा राव है, वरवरा राव के इतने लेटर्स है गणपति को लिखे वाले। अगर अपन ने ये जो अभी पुलिस केस चल रहा है और जो कार्रवाई हुई है, कितने लेटर्स है, वो डायरेक्ट लिखता है, दोनों एक में को लिखते हैं कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इतना सारा होने के बाद भी वरवरा राव ने केवल बंदूक नहीं पकड़ी इसलिए उसको नक्सल नहीं कहना, ये गलत है। तो ये चीज़ें, ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें वो करते रहते हैं। और बाहर में काम करते वक्त खुद कोई संगठना खड़ी करने के बजाय दूसरों की संगठनाओं में जाके वहाँ पे उनको उद्युक्त करना, सरकार के खिलाफ उद्युक्त करना, उनको आंदोलन करने के लिए प्रेरित करना, और वो आंदोलन में हिंसा कैसी हो इसके लिए कुछ भी दांवपेच रखना, ये ही नक्सल की नीति है। और ये इसमें वो धीरे धीरे सक्सेस होते जा रहे हैं। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कानून ये इसका उपाय नहीं है। सिर्फ कानून के बदौलत ये ख़त्म नहीं हो सकता। आप कानून का सहारा लेके आप किसी बंदूकधारी नक्सल को मार सकते हैं, लेकिन जो जिसके दिमाग में ही पूरा नक्सल भरा है और सिस्टम के खिलाफ वो काम करने के लिए 10 लोगों को हाथ में लेने यानी 10 लोगों को वो तैयार कर सकता है कि वो बंदूक हाथ में ले, ऐसे आदमी का क्या करेंगे? उसको कैसे कानून के दायरे में लाएंगे? उसको ला नहीं सकते, और लाए भी तो वो छूट जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। सिर्फ साईं बाबा का ही एक केस ऐसा है जिसने कभी बंदूक नहीं पकड़ी, लेकिन बंदूक पकड़ने के लिए लोगों को बाध्य किया, ये अदालत में प्रूव हुआ। इसके बाद ही साईं बाबा को जन्मठेप की सज़ा हुई है, उम्र कैद की सज़ा हुई है।
तो बाकी केसेस में तो बहुत सारे लोग छूट गए। सिर्फ और 2 नक्सल थे, वर्णन और श्रीनिवासन, उनको सिर्फ 7-7 साल की सज़ा हुई थी। बाकी तो लोग सब अरुण परेरा छूट गया, बहुत सारे लोग छूट गए। तो ये ऐसे लोग छूट जाते हैं। तो इसका इलाज कानून, अकेला कानून नहीं है। इसके लिए अपने को समाज में ही जागृति करनी चाहिए कि रास्ता गलत है। नक्सल के विचारों से प्रेरित होना, इसको मैं गलत नहीं मानता, इसको अपना कोर्ट भी गलत नहीं मानता। और ये पर्टिकुलरली अर्बन नक्सल का जब भी मुद्दा आता है तब ये बहुत ही प्रचलन होता है कि नक्सल के विचार से प्रेरित होना, नक्सल के विचार पढ़ना, नक्सल की भाषा बोलना, ये गुनाह कहाँ होता है, ये अपराध कहाँ होता है। सही में ये अपराध नहीं है, लेकिन नक्सल के लिए फंडिंग क्रिएट करना, नक्सल के लिए काम करना, नक्सल के लिए कुछ भी, नक्सल की एखादा उनका कट जो है, या उनका जो भी उन्होंने कोई एम्बुश रचा है सिटी में या बाहर में, या फिर उन्होंने शहर में कोई योजना बनाई है, तो वो योजना के लिए मदद करना, उनके लोगों को रखना, उनका ट्रैवलिंग का काम देखना, उनके आने जाने की व्यवस्था देखना, ये क्या है? ये पूरी तरह से नक्सल के फेवर, यानी नक्सल की उनके अंदर, यानी उनकी हिंसा में सम्मिलित होने की ही बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। और यही मुद्दे पे ये जितने भी भीमा कोरेगांव में लोग पकड़े गए, इनकी लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इनकी बेल रिजेक्ट हुई। ये एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। अब इसको ये 100% जो भी लोग हैं इनके ये सब कार्रवाई गलत है ऐसा सोचने वाले लोग हैं, ये बोलते कि भाई कोर्ट में मैनेज हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता। यानी बहुत सारे ऐसे और कोर्ट में जजेस है जो मैनेज नहीं हुए, और सभी के सभी कोर्ट, लोअर से ट्रायल कोर्ट से हायर कोर्ट तक, सभी के सभी कोर्ट इतनी जल्दी यानी सबके सब मैनेज हो जाएंगे ऐसा नहीं होता। फिर भी जब तक इनके ऊपर आरोप प्रूव नहीं होता तब तक अपन इनको नहीं मान सकते कि ये हार्डकोर नक्सल है। लेकिन जो भी पुरावे या जो भी एविडेंस पुलिस ने किए हैं वो 100% इनके खिलाफ में जाने वाले हैं, और इनका ये मूवमेंट से संबंध है ऐसा ताल्लुक, यानी ये मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं ऐसा सब बताने वाले हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन में ऐसा कोई अर्बन नक्सल के नाम से या कोई ऐसा शब्द प्रचलित करके जिसका राजकारण करे, ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है। बेसिकली नक्सल के खिलाफ लड़ने में अपने देश में सबसे ज़्यादा जिन राज्यों ने हिम्मत दिखाई वो राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। यानी पुराना आंध्र प्रदेश, अविभाजित आंध्र प्रदेश जिसको बोलते हैं। तो वहाँ के सीएम रहो, वहाँ का होम मिनिस्टर रहो, वहाँ का डीजी रहो, इन्होंने बहुत कम बातें की। वहाँ के सीएम ने भी कभी नक्सल के बारे में इतनी बात नहीं की। तो बात कम और कार्रवाई ज़्यादा, ऐसा उनका एक धोरण रहा है, जो कि अभी वैसा नहीं है। अभी बातें ज़्यादा हो रही है और कार्रवाई कम हो रही। गए 25-30 सालों से मैं ये मूवमेंट को देख रहा हूँ। ये मूवमेंट इतने कमज़ोर स्थिति में पहली बार आई है। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा आकलन है, ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट पहली बार बहुत ही कमज़ोर हुई है। उनको रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा, उनको बाहर के सपोर्टर्स उन्होंने जो भी खड़े किए थे वो एक तो अंदर हो गए, या फिर उनको नए सपोर्टर्स नहीं मिल रहे। जो मिल रहे हैं उनको उनका काम सुस्थापित करने में बहुत दिक्कतें जा रही है। उनको जो बाहर से अंदर जो दाना पानी या रसद चाहिए रहते रेगुलरली, वो भी उनको बराबर नहीं मिल रही है। उनके लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी ये मूवमेंट ख़त्म नहीं हो रही है। तो इसके लिए एक जो एग्रेसिव मोड चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, वो मोड मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। तो ये मोड दिखाने की बहुत ही अच्छी संधि ये अभी जितनी भी बीजेपी सरकारें हैं, स्टेट में रहो या सेंट्रल में रहो, उनको थी। उन्होंने वो गवा दी और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी किस पे वेस्ट की? उन्होंने पूरी एनर्जी अर्बन नक्सल ये नाम का शब्द प्रचलित करके उनके जो भी विरोधक हैं, वो कांग्रेस वाले रहे, वो वामपंथी रहे, वो देश की संविधान पे विश्वास रखने वाले रहे,
ये लोगों को या फिर ये जितने भी लोग हैं जो उनकी विचारधारा को फॉलो नहीं करते, उनके ऊपर अटैक करने में ही उनकी एनर्जी रही। यानी बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। महाराष्ट्र में जब फडणवीस की सरकार थी तो नासिक के कुछ शेतकरी लोगों ने वन हक्क कानून के लिए अपना मोर्चा निकाला था। तो ये मोर्चा नासिक से बम्बई तक पैदल गए। बहुत सारे हजारों काश्तकार किसान पैदल गए, उनके पेड़, उनके पैर को छाले आ गए, उसकी बहुत चर्चा हुई, ये हुआ। लेकिन वो मोर्चा में पूरे नक्सल है करके एक मिनिस्टर ने कह डाला। उसके बाद सीए और एनआरसी के बारे में जितने भी देश में आंदोलन हुए, वो सब आंदोलन को निर्मला सीतारामन से लेकर सब ने ये सब नक्सली वाले लोग हैं ऐसा कहा। दिल्ली में जितना भी हिंसाचार हुआ, दिल्ली में जेएनयू में या बाकी जगह जितना भी कुछ दंगे हुए एबीवीपी और वामपंथियों के बीच में, तो वो उसमें शामिल होने वाले हर एक को, जो भी सरकार का विरोध करेगा वो अर्बन नक्सल, ये ऐसा करके ये शब्द की पूरी, यानी ये शब्द ही प्रचलित करना मूलतः गलत है। और ये शब्दों को और उन्होंने यानी उसको एकदम ये कर दिया जिसका यानी उसका कोई गांभीर्य ही रखा नहीं। तो ये जो चीज़ है ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। यानी 370 हटाने की बात रहो कश्मीर की, या हर जगह की बात रहो, अब हर जगह हर किसी जो भी विरोध करेगा, सरकार को जो भी विरोध करेगा, जो सरकार के दावे पे या सरकार के कहने पे सवाल खड़े करेगा, वो हर एक आदमी अर्बन नक्सल है ये कहना बहुत गलत है। और दूसरी तरफ अगर नक्सल की बात करें तो जितने भी फुटीरतावादी ग्रुप्स हैं वो पूरे देश में रहे या पूरे वर्ल्ड में रहे, ये सभी फुटीरतावादी लोगों को ये फुटीरतावादी के जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं या नक्सल के जितने भी प्रमोटर लोग हैं या नक्सल के जितने भी सपोर्टर है, हार्डकोर नक्सल है, नक्सल के लिए काम करने वाले लोग हैं, ये सब एक होके काम करते हैं। क्योंकि नक्सल की भूमिका ही देश तोड़ने की है। वो देश के संविधान पे विश्वास नहीं रखते, उनको ये देश का संविधान मान्य नहीं है, और ये सब चीज़ें वो उनको मान्य नहीं है। उनको माओ की सत्ता, माओ का विचार यही लाना चाहते हैं और उनका पॉलिटिकल एजेंडा स्पष्ट है। तो ये सब चीज़ें देख के वो ऐसे फुटीरतावादी लोगों को जमा करेंगे ही। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर एक फुटीरतावादी को या हर एक सरकार विरोधी वालों को नक्सल ठहराना। तो ये चीज़ें ये 6 साल में बहुत ज़्यादा हुई, और ये इतनी ज़्यादा हुई कि कार्रवाई बाजू में रह गई, और ये प्रोपोगंडा जो है वही ज़्यादा बढ़ा। अब ये सरकार का सौभाग्य है, केंद्र सरकार का और स्टेट में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार का सौभाग्य ये है कि ये 6 साल में नक्सल की हिंसा में कमी आई। लेकिन ये नक्सल की हिंसा में कमी आई इसलिए कोई भी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाना नहीं चाहिए। सरकार ने अच्छा काम किया करके नक्सल की हिंसाचार में कमी आई ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का उदाहरण मैं एक देता हूँ आपको। फडणवीस सरकार जब थी तो फडणवीस सरकार के पहले 4 साल के कार्यकाल में नक्सल की हिंसा बहुत ही कम हो गई थी गढ़चिरौली में। फिर एक दिन 1 मई को एकदम उन्होंने 14 लोगों को मार डाला। तो फिर सरकार एकदम दंदर गई और बोली कि अरे अरे ये कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है। नक्सल जितने भी कमज़ोर हो वो अपने मुद्दे पे अड़िग रहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी पे अड़िग रहते हैं, और उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि अगर अपन कमज़ोर हुए तो अपन ने पीछे हटना। जब तक अपन और स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक अपन आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही रहता है, अपना कम से कम नुकसान और शत्रु पक्ष जो है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान। अपना एक भी आदमी नहीं मरना चाहिए, इसके ऊपर वो बहुत ही कॉशियस रहते हैं। इसलिए वो बहुत बार, यानी वो अगर 100 एम्बुश लगाते हैं जंगल में तो 100 में से 99 एम्बुश में वो बहुत बार पीछे चले जाते हैं कि नहीं जम रहा है, कुछ नहीं छपड़ेगा, इसमें अपना नुकसान होगा, तो वो छोड़ के चले जाते हैं एम्बुश। तो ये स्ट्रैटेजी पे, और ये अगर 99 एम्बुश में वो अगर पीछे हट गए तो अपन ये सोचते कि देखो नक्सल भाग गए, यानी वो डर गए, यानी उनकी हिंसा कम हो गई। तो ऐसा निष्कर्ष निकालना ही गलत है कि भाई नक्सल की हिंसा कम हुई यानी नक्सल खत्म हो गए। तो ये ही शहरी काम के बारे में भी ऐसा ही है
ये 10 लोग पकड़े गए तो ये 10 लोग पकड़े जाने के बाद उनके और 10 लोग तैयार हो गए हैं। भले उनका काम धीरे धीरे चल रहा होगा, उनके लिए काम करने वाले लोग नए होंगे, वो कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पाए होंगे, या जो भी मटेरियल उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा होगा। इसका मतलब उनका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता, उनका काम चालू है। तो ये लड़ाई बहुत ही यानी बहुत ही डेडिकेशन से लड़ने वाली ये लड़ाई है, और वो लड़ाई कोई भी सरकार लड़ते हुए मुझे नहीं दिखता। ये बहुत गलत है, क्योंकि इसका यानी नक्सल का विचार ये देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। वो माओ की विचारधारा चाहते हैं, माओ का झंडा यानी लाल झंडा अपने देश के लाल किले पे फैला यानी ये करना चाहते हैं। तो ये तो अपने को मान्य नहीं है। तो फिर ये अगर मान्य नहीं है तो इसको काउंटर कैसे करें? इसके काउंटर करने के मुद्दे पे अगर कांग्रेस एक बात करेगी, बीजेपी एक बात करेगी, और ये दोनों ही लड़ते रहेंगे, तो इसमें नक्सल का ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सोचना चाहिए, पर्टिकुलरली आप सब लोग स्टूडेंट हो, आप एक रिसर्चर के नाम से यहाँ पे एकत्रित हुए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि ये जो पॉलिटिक्स है, कोई भी चीज़ में ऐसी चीज़ों में जो इंसर्जेंसी की बात है, या जो आंतरिक सुरक्षा के मामले हैं, जो हिंसा की बात है, ऐसे चीज़ों पे पॉलिटिक्स करके किसी का भला नहीं हुआ है। वो कोई भी देश रहो, अपना देश रहो या कोई भी देश रहो। ये भी दूसरी तरफ ये भी सच है कि कभी भी हिंसा का सहारा लेके कहीं भी सत्ता प्रस्थापित नहीं हुई है। यानी आप नेपाल का भी उदाहरण देखेंगे तो वो भी, उनको भी हिंसा छोड़ के ही सत्ता में आना पड़ा, और सत्ता भी वो अच्छे से वहाँ के कम्युनिस्ट लोग संभाल नहीं सके। उनमें भी जब तक बंदूक रहती है तो बंदूक सबको साथ लाती है जबरदस्ती से। सत्ता बंदूक लेके तो नहीं चला सकते, तो सत्ता अगर बंदूक लेके नहीं चला सकते तो उसमें फ्रैक्शन आएंगे, विभाजन होगा। वैसा ही नेपाल में हुआ है। तो कोई भी ऐसी जो शक्ति है जो हाथ में बंदूक लेके काम करती है, उनके हाथ से जब बंदूक छूट जाती है वो बिखर जाते हैं। तो इसलिए नक्सल ये देश पे अर्बन रहो या जंगल वाले नक्सल रहो, ये देश पे सत्ता स्थापित करेंगे, काबिज करेंगे, ये सब बात झूठ है, ये सब बात झूठ है। लेकिन उनका मत परिवर्तन करना, जो मानते नहीं, जो उनके हाथ में बंदूक है, उनको न्यूट्रलाइज करना, ये सब चीज़ें दोनों तरफ से चलनी चाहिए। यानी कांग्रेस के समय पे इसका बहुत ही सही ढंग से उपयोग किया गया कि एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये दोनों चीज़ें सही तरह से चलनी चाहिए, सही तरह से अभी चल नहीं रही है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन विकास की बात कहीं नहीं हो रही है। और ये सब लोग कहाँ उलझ गए हैं? ये सब लोग अर्बन नक्सली शब्द के ऊपर उलझ गए हैं। इसको बदनाम करो, उसको बदनाम करो, उसको ठोको, इसको अंदर डालो, या इसको धमकी दो, इसको ये करो। तो ये चीज़ों से ये जो प्रश्न है ये कभी छूटने वाला नहीं है। और कोई भी देश में मैं ये और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर नस्ल की विचारधारा मानने वाला एखादा अर्बन आदमी होगा और वो नक्सल को अच्छा कह रहा होगा, इसका मतलब वो हार्डकोर नक्सल होता है, ऐसा नहीं है। नक्सल के लिए काम करना अलग, नक्सल के बारे में सहानुभूति रखना अलग। तो नक्सल के बारे में सहानुभूति वाले सभी लोग राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्रद्रोही है, ऐसा भी मानना गलत है। हर देश में स्टेट अगेंस्ट वाले लोग रहते ही हैं, हर देश में, कोई भी देश हो जिनको वो सिस्टम मान्य नहीं रहती। और पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं है जो देश के लोग उनके सिस्टम पे खुश हो। हर देश में सिस्टम पे नाराज है। अमेरिका हो या कोई भी नॉर्वे जैसा सबसे सुखी कंट्री ले लो, वहाँ भी सिस्टम के खिलाफ लोग बोलने वाले रहते हैं। सिस्टम पे कोई समाधान नहीं रह ही नहीं सकता 100%। तो सिस्टम के खिलाफ बोलना यानी वो अर्बन नक्सल है, ऐसा सोचना ही गलत है। इससे फैक्शन होगा, इससे दो तरह के मत प्रवाह बढ़ेंगे और दूसरे जो मत प्रवाह है जो स्टेट अगेंस्ट है उसको तूल मिलेगा, उसको बल मिलेगा। जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे ये कोई नहीं सोच रहा कि ये हिंसा में कितने लोग मरे हैं, आज तक कितने लोग मर गए, बहुत लोग मर गए। और मरने वाले कौन है? सब आदिवासी है। वो आदिवासी के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता।
तो वो आदिवासी के बारे में नहीं सोचने का और किसी को अर्बन नक्सल कह देने का, यानी ये जो है ये कॉन्ट्रडिक्टरी है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जब तक अपन कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, उसको साथ में लेके, सभी साथ में लेके लड़ना चाहिए। और इसमें और एक नक्सल के बारे में एक और बात ऐसी है कि ये स्टेट का प्रॉब्लम है कि नेशन का है, इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है। और नक्सल ने ये बराबर अपने दिमाग से काम लेते हुए अपना जो कोर एरिया बनाया है, वो पूरा कोर एरिया हर स्टेट में डिवाइड है। यानी एक स्टेट में कुछ करने का, दूसरे स्टेट में भाग जाने का, दूसरे स्टेट में कुछ करने का, तीसरे स्टेट में भाग जाने का। तो हर स्टेट में उनके जो सपोर्टर है, जो उनके फ्रंटल ऑर्गन है, हर स्टेट में उनके सपोर्टर ये वो सब बैठे हुए हैं। तो हर स्टेट को लगता है कि भाई मेरे यहाँ का हिंसाचार कम हो, यहाँ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा कि दूसरे जगह जाने का, दूसरी जगह काम करने का। तो ये अपनी सरकारें यानी सेंट्रल की और स्टेट की ये अब तक समझ नहीं पा रही है कि ये स्टेट का प्रॉब्लम है कि सेंट्रल का प्रॉब्लम है। इसके लिए यूनिफाइड कमांड नाम की एक चीज़ बीच में इसकी चर्चा हुई, वो भी अभी तक पूरी तरह से सक्सेसफुली कार्यान्वित नहीं हो सकी है। तो ये सब चीज़ें हैं और इसका फायदा नक्सल लेते हैं। एक तरफ युद्धजन्य क्षेत्र में जहाँ पे नक्सल की हिंसा है, वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ अर्बन में अपन ये माओवादी है, ये अर्बन नक्सल है, ऐसा करते हुए इससे उलझ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अब सीधी सीधी बात है, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव का जो भी इशू उठा, उसका फ़ायदा पिछली सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से लिया। इलेक्शन में बराबर उन्होंने एक दलित नेता को अपने साथ ऐड किया, उसको इलेक्शन में सेपरेटली लड़ाया, जिसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ, क्योंकि वो आदमी ने बाकी जो सेकुलर वोट्स थे उनका बराबर डिवीजन किया और वो उसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ। ये पूरी तरह से ये डील था। तो ये ऐसा डील करना नक्सल की इशू पे ये कहाँ तक सही है? ये जब कांग्रेस और जो सेकुलर विचार वाले लोग हैं उनके ध्यान में आया, तो उन्होंने बराबर जो मुद्दा उन्होंने रेस किया था वही मुद्दा इन्होंने हाथ में लिया कि भीमा कोरेगांव के सभी आरोपियों को छोड़ दो। मैं जब भी ये बोलता हूँ कि भाई अर्बन नक्सलिज्म ये प्रोपोगंडा है, तो ये प्रोपोगंडा गलत है। ये बोलते हुए भी, ये बोलने के बाद भी उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया, ये प्रोपोगंडा का बराबर इलेक्शन में फ़ायदा लिया। अब मैं सीधा आपको बताता हूँ कि भीमा कोरेगांव में जो भी हुआ, भीमा कोरेगांव के केस में बहुत सारे लोग अंदर गए, उनके साथ में कुछ यहाँ के रिपब्लिकन पार्टी चलाने वाले जो भी लोग हैं वो खड़े हुए, कुछ रिपब्लिकन नेता, दलित नेता खड़े हुए और उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो, ये छोड़ दो। बाद में तुरंत में बीजेपी के ध्यान में आया कि इसका अपन पॉलिटिक्स में फ़ायदा ले सकते, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से इसका फ़ायदा लिया। यानी कुछ लोगों को अरेस्ट नहीं किया, कुछ लोगों को अरेस्ट किया, कुछ लोगों को छोड़ दिया, कुछ लोगों को किसी के कहने पे छोड़ दिया। तो ये होने के बाद उनको ये कहा गया कि ठीक है हम तुमको छोड़ते, लेकिन तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ और सेपरेटली खड़े हो जाओ, यानी सेकुलर और डिवाइड करो। लेकिन ये सीधी बात थी कि भाई हम आपको मदद करते, आप हमको मदद करो। और ऐसा इलेक्शन में हुआ। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी की 18 सीट गिराई और बीजेपी का उसमें फ़ायदा हुआ। तो ये जब पॉलिटिक्स कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ध्यान में आया, जैसे वो महाराष्ट्र में सत्ता में आई, तो शरद पवार से लेकर सभी ने भीमा कोरेगांव के आरोपियों को छोड़ दो ये चालू किया। अपने हाथ से मुद्दा निकलता हुआ देख बीजेपी ने बराबर ये पूरा जो तपास है वो स्टेट गवर्नमेंट से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये जो पॉलिटिक्स है नक्सल के ऊपर, आज तक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स कभी नहीं खेला गया। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला था इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। वहाँ पे उन्होंने नक्सल का ही एक फ्रंट को अपने साथ में लेके इलेक्शन लड़ा, सत्ता पे आई, बाद में उनको ख़त्म करना चालू किया और वहाँ से नक्सल यानी नजीक पूरा ख़त्म ही हो चुका है। आंध्र में भी ये हुआ लेकिन कम हुआ। आंध्र में
जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश विभाजन की जो मूवमेंट थी उसमें नक्सल का सपोर्ट तेलंगाना के सीएम ने लिया, लेकिन उनको पॉलिटिकली ऊपर नहीं आने दिया, उनको बाद में उनका वैसे ही खात्मा किया। लेकिन महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव के मुद्दे को लेकर उसका पॉलिटिकल फायदा लिया गया, और ये पॉलिटिकल फायदा बीजेपी ने लेने के बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को ऐसा लगा कि अपन भी इसका फायदा ले सकते हैं। उन्होंने भी ये लोगों को छोड़ दो ऐसी डिमांड चालू किया। ये छोड़ दो का कहना ये है कि भाई इनको छोड़ दो, ऐसी अपन ने डिमांड की कि जो भी इनके पीछे खड़े वाले लोग हैं वो अपने साथ आएंगे, ऐसा। तो ये जो पॉलिटिक्स अभी चल रहा है, अभी आगे की इलेक्शन में और क्या होता मालूम नहीं। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स बहुत ही गंदा है। इससे नक्सलवाद को बल मिलेगा, और नक्सल कभी भी ऐसे मुद्दों में अपना फायदा सोचती है और अपना फायदा लेती है, बना के लेती है फायदा। उन्होंने बहुत फायदा बना के लिया भीमा कोरेगांव में भी, और आगे भी वो ऐसा करेंगे। और अगर अपन ऐसा ही पॉलिटिक्स करते रहे, यानी वोट पॉलिटिक्स की बात सोचते रहे और अपनी सीटें कैसे बढ़ेंगी, भले ही वो, यानी फिर गुंडों का साथ लेना इलेक्शन में और नक्सल का साथ लेना, इसमें कोई फर्क नहीं रहा ना। सीधा सीधा जो यानी पॉलिटिक्स में जो भी क्रिमिनलाइजेशन हुआ अपन बोलते हैं, वैसा ही ये है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है। तो ये क्यों ये हिम्मत इतनी बड़ी? ये हिम्मत इसलिए बढ़ी कि अपन ने अर्बन नक्सल नाम का एक प्रोपोगंडा, जो कि गलत है। नक्सल एक ही है। अगर जंगल में रहने वाला नक्सल एक साइड है, तो उसकी दूसरी साइड शहर में काम करने वाला नक्सल है, तो उसको दोनों को डिवाइड करके सोचना ही नहीं है, वो दोनों एक ही है। लेकिन वो डिवाइड करके सोचने की तो बात ही दूर, वो बात ही बाजू में रह गई। और सीधा सीधा ये मुद्दे को लेके अपन जो भी अपने विरोधक है उनको कैसे दबा सकते, यही सोचा गया। तो ये सोच जब तक रेगुलर पॉलिटिक्स की थी तब तक किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की हो गई तब सबके ध्यान में आया कि इसमें दम है और इसमें अपन काम कर सकते हैं। तो जो आरोपी अंदर हुए भीमा कोरेगांव में, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये बात अलग ही रह गई। उनका साथ देने या न देने से अपना कितना राजकीय फायदा होता है, यही सब सोचने लगे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स है, और ये जो चल रहा है ये अलग ही सिस्टम का, यानी अलग ही तरह का पॉलिटिक्स है, और ये अपने देश के लिए बहुत घातक है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो युवा सोच है देश की, उन्होंने इसके ऊपर सोचना चाहिए।